नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज आपके सामने एक यक्ष प्रश्न लेके हाजिर हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन? आप कह सकते हैं ये कौन सा मौसम है, कौन सा ऋतु है? इसके पीछे वजह है। वजह यूं है कि 2026 के 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सिंहावरोहण हो जाएगा नितिन नवीन का, 46 साल की उम्र में। और इनके ही जिम्मे आने वाला है 2029 में यह तय करना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन। आप कह रहे हैं क्यों ऐसा पूछ रहा हूं, युवापन है, यौवन है, सब कुछ है। लेकिन आप जब उम्र की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री इस साल 17 सितंबर को 76 साल के हो जाएंगे। और एक परिपाटी है कि जैसे जैसे जो बुजुर्ग होता रहता है, अपने पीछे कौन आएगा इसका रास्ता भी बनता रहता है। अभी का हालात जो है, जिस हालात में ये सवाल मौजूद तैरना शुरू हुआ है, वो इसलिए तैरना शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी का अभ्युदय जिस ढंग से भारतीय राजनीति में हुआ 2013 में, यूं कहे 2001 के आसपास, ठीक उसी ढंग से महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस का अभ्युदय हो रहा है। बीएमसी के चुनाव नतीजे बता रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस में जो राजनीतिक कौशल है, जो समझ है, वो बिल्कुल एक सेकेंड लाइनअप के तरीके से बहुत मजबूत व्यक्ति है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक एसेट होकर तैयार हो रहा है। आप कह रहे हैं मैं देवेंद्र फडणवीस पे क्यों फोकस कर रहा हूं? आखिरकार कहां जाएंगे फिर अमित शाह, जो आज की तारीख में पावर सेंटर के दूसरे नंबर पे है? कहां जाएंगे योगी आदित्यनाथ, जिनके जिम्मे में इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जिनके कार्यकुशलता पे कोई सवाल नहीं करता? वहां यह सवाल नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन। भारतीय जनता पार्टी की रचनाशीलता पे गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और ये काम जब अध्यक्ष की कुर्सी पे हुआ करते थे अमित शाह, तो उन्होंने तय कर दिया था। ऑनलाइन उन्होंने मेंबरशिप का रास्ता खोला और पाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के नाते 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में सबसे बड़े संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले ली। और इस हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। चीन उसके बाद शायद दूसरे नंबर पर होगा। ठीक उसी हिसाब से चीन की जो पार्टी है, पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी, वो होगी, उसके मेंबरशिप की संख्या कुछ पता नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रचना धर्मिता और रचनाशीलता के बारे में बात कर रहे हैं। यह सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उस आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसके 100 साल पूरे हुए हैं। अगले विजयादशमी को उसका 101वां साल होगा। और इसी आरएसएस को यह तय करना है कि नरेंद्र मोदी के बाद आखिर कौन भारत का प्रधानमंत्री होगा। इसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भूमिका होगी। उनसे पूछा जाएगा, बड़ा कहा जाएगा। नितिन नवीन जब 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर बैठेंगे, तो ये कुर्सी उनको मिली है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर रहने वाले जगत प्रकाश नड्डा से। जेपी नड्डा ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी और 2026 में छोड़ रहे हैं। और 2026 से लेकर 2029 तक जाहिर तौर पर नितिन नवीन होंगे। 2026 का मई का महीना है अगले लोकसभा चुनाव का महीना। जैसा कि हमने कहा कि 2024 से 2029 तक के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं नरेंद्र मोदी, तो अभी फिलहाल उसकी बात नहीं होनी चाहिए उनके बाद कौन। लेकिन ये जिम्मेदारी इन्हीं पर आएगी। जनवरी में 3 साल पूरा होगा, जाहिर तौर पर अगले लोकसभा चुनाव के कारण उनका कार्यकाल विस्तार होगा, 6 महीने का हो, साल भर का हो। इन्हीं नितिन नवीन का, जो युवा है, 46 साल के हैं, इनको पार्टी की नई संरचना में लाना है। तो इन्हीं नितिन नवीन को तय करना है भारतीय जनता पार्टी का नया स्वरूप। उसमें कौन आता है, कौन नहीं आता। अब तक जो मोटे तौर पे कहा जा रहा है, इसमें अनुराग ठाकुर आने वाले हिमाचल प्रदेश से, कहते हैं सुदूर दक्षिण से के अन्नामलई आने वाले हैं नितिन नवीन की पार्टी में। क्या नितिन नवीन की पार्टी में असम से सर्बानंद सोनकर आने वाले हैं। इसी हिसाब से गुजरात से कोई मजबूत रिप्रेजेंटेशन आने वाला है, महाराष्ट्र से मजबूत रिप्रेजेंटेशन आने वाला है, केरल से कोई मजबूत व्यक्ति आने वाला है, क्योंकि राष्ट्रव्यापी चरित्र में आने वाला है भारतीय जनता पार्टी। और इसी साल का चुनाव जो तमिलनाडु में है, केरल में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है। भारतीय जनता पार्टी की रचनाशीलता पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये काम अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर थे तो उन्होंने तय कर दिया था, खोल दिया था ऑनलाइन मेंबरशिप का क्रम। और जिसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में हुई कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा मेंबरों वाली पार्टी है। उसके बाद ये पूरा कार्यकाल चला
जगत प्रकाश नड्डा इसके 2019 से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने एक इतिहास रचा सबसे ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का। ये तो 3 साल के लिए ये चुने जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर। जैसे नितिन नवीन अभी से 2026 में 20 जनवरी को चुने जा रहे हैं, तो 3 साल इनका पूरा आ रहा है 2029 के जनवरी में, और चुनाव होना है लोकसभा का 2029 के मई में। 2029 के मई में कहते हैं कि इस लिहाज से उनके कार्यकाल का विस्तार मिलेगा, क्योंकि जब चुनाव में जाएगी तो उस मोड़ पे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल अपने मौजूदा अध्यक्ष को बदलने का काम नहीं करती। कुल मिलाकर ये है, इन्हीं नितिन नवीन को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा 2029 में। क्या नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? नरेंद्र मोदी पे अगर गौर करें तो इनकी उम्र 79 ईयर्स हो जाएगी, उस समय 80 में होंगे। क्या 80 साल के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के तौर पर सामने रखना चाहेगी? कहते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल फिट लग रहे हैं, दुरुस्त लग रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा मामला हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आ रहे थे भारतीय राजनीति में 2013-14 में प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ा था कि 75 से ज्यादा उम्र के जो नेता हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारे कर दिया जाए, ताकि युवातर हो रहा भारतीय जनता पार्टी या इनफैक्ट कहिए नरेंद्र मोदी की पीढ़ी का लोग एक्टिव हो सकें और कायदे से उस आवरण से बाहर आ सकें जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे। वो एक अलग पीढ़ी थी, उस पीढ़ी को किनारे करने का रास्ता निकाला गया और युवातर सोच के लिए यह तय किया गया कि 75 साल के ज्यादा उम्र के व्यक्ति को मार्गदर्शक मंडल में दिया जाए। 2013 का फार्मूला अगर आज लागू किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 साल के हो गए हैं, 75 साल उनका पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जो मोहन भागवत साहब हैं, उनकी भी उम्र 76 साल की हो गई है। मैं 75 पूरा कर चुके हैं। 11 सितंबर को भागवत का जन्मदिन होता है। इसका मतलब अगले इसी साल 2026 के 11 सितंबर को मोहन भागवत जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के, उनकी उम्र हो जाएगी 76 साल। फिर उसके 6 दिन के बाद प्रधानमंत्री का जन्मदिन आता है, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री 76 साल के हो जाएंगे। तो अगर 75 के फार्मूले को लागू किया जाए तो भागवत साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मार्गदर्शक मंडल में जाने की स्थिति में आ गए। तो क्या नितिन नवीन के आते ही भारतीय जनता पार्टी में यह काम होने वाला है? क्या मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने वाली या कोई ऐसी व्यवस्था डेवलप की जाने वाली है जो प्रधानमंत्री ऊपर रहे, या प्रधानमंत्री के नाम पे कोई नया व्यक्ति, नया शख्स आ जाए प्रधानमंत्री कुर्सी पर, कोई ऐसी नई व्यवस्था बने? नई व्यवस्था बनाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। कह रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की बात जो आ रही है उसी दिशा में काफी हद तक है, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो नया संसद बना हुआ है उसमें उन सीटों का प्रावधान पहले से कर दिया गया है, जो संख्या बढ़ेगी। नया प्रयोग क्या हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे क्या नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? इसके अलावा किसी और नाम का जिक्र करें, निर्मला सीतारमण एक महत्वपूर्ण नाम के तौर पर सामने आती है। अगर भारत को आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरना है तो निर्मला सीतारमण के नाम एक रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा समय तक वित्त मंत्री के तौर पर संसद में बजट पेश करने का। और युवातर चेहरे के तौर पर अगर बात करें तो बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी है, वो भी अपने हिसाब से तैयार हो रही है। अगर कुल और वंश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख उत्तराधिकारी के तौर पर जो नाम उभर के आ रहा है उसमें देवेंद्र फडणवीस एक महत्वपूर्ण नाम है, योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह साहब हैं। इनके बीच ही एक रेस सा चलना है और कौन आगे बढ़ता है कौन पीछे छूटता है वो देखने वाली बात होती है। अगर दक्षिण से किसी नाम को सामने लाने की बात होगी तो जाहिर तौर पर के अन्नामलाई का नाम होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है तमिलनाडु में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई शानदार प्रदर्शन कर पाती है इस बार के विधानसभा चुनाव में तो जाहिर तौर पर के अन्नामलाई एक सशक्त नाम के तौर पर प्रधानमंत्री के रेस में हो या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रेस में हो, आ सकते हैं। तो ये सारे नगीना जो भारतीय जनता पार्टी के नगीना है, भारतीय जनता पार्टी का आकाश पर जो अभी चमक रहा है, सूरज बन के चमक रहे हैं, उनमें ये सारे नाम हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सवाल है क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्रा में आ गए हैं कि वो सेकंड लाइनअप तैयार करना चाहते हैं, उनके बाद कौन? क्योंकि ये प्रकृति का एक नैसर्गिक नियम है, हमेशा ये बात होती है फिर क्या होगा उसके बाद, मतलब इसके बाद क्या? जैसे नरेंद्र मोदी के बाद कौन? जैसे देवेंद्र फडणवीस लगातार जीतते चले आ रहे हैं तो अगली जीत के लिए वो क्या करेंगे? कहते हैं मराठाओं की नजर दिल्ली की कुर्सी पर बहुत समय से रही है, गुजरातियों की भी थी, तो गुजरातियों का यह नजर जो था मोरारजी देसाई और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए पूरा हुआ। कहते हैं हमेशा से बात आती है भारतीय राजनीति के, तो उसमें यह बात आती है सबसे बड़ा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से ही भारत का प्रधानमंत्री आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चाल को सार्थक बनाने के लिए गुजरात छोड़ के बनारस को चुनना पड़ा। बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा, लोकसभा में आए, तब भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। कहते हैं आजादी के बाद से, इनफैक्ट कामराज के दिनों से ही ये बात ड्यू है
कि भारत की राजगद्दी पर या दक्षिण से कोई व्यक्ति आके बैठे, भारत का प्रधानमंत्री कोई बने जो दक्षिण का हो। कहते हैं कामराज को हिंदी नहीं आती थी, उसकी वजह से चूक गए थे पूरे रेस में, क्योंकि उनकी मौजूदगी में जो वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते तब लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया था भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, और कामराज के रहते ही ये तय किया गया था कि इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री होंगी, क्योंकि उनको हिंदी आती थी, हिंदी हॉटलाइन से बिलोंग करती थी। उस सूरत हाल में के अन्नामलाई, जिनको हिंदी भी आती है ठीक ठाक, जो लखनऊ से पढ़े हुए हैं, तमिल भी अच्छी आती है, कन्नड़ भी अच्छी आती है, बहुभाषी हैं, उनके भाग्य का कुंजी जो कामराज के भाग्य में नहीं खुल पाया था, क्या के अन्नामलाई के भाग्य में खुलेगा? ये सब बातें भविष्य के गर्त में हैं। क्या होगा कोई कहना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि वो हमेशा चौंकाती है अपने फैसले से। जिन नामों का हमने जिक्र किया, क्या यही नाम रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर, या नरेंद्र मोदी जो अभी काफी ताकतवर तरीके से भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठे हुए हैं, इस सवाल को लगातार टालते रहेंगे? 2029 में ये सवाल भी टल जाएगा, और क्या 2029 से लेकर 2034 तक भी भारत के प्रधानमंत्री की इस कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? क्योंकि ये मुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में तब भी ये बात हुई थी जब 75 साल की बात आई थी कि राजनीति में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभव होता है, तो आपके पास और बेहतर तरीके से काम करने का एक सलीका डेवलप हो जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगली 2029 से 2034 तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, या फिर ये काम देवेंद्र फडणवीस या योगी आदित्यनाथ या अमित शाह या फिर एस जयशंकर या निर्मला सीतारमन या फिर के अन्नामलाई के जिम्मे आएगा, या ऐसा कोई नया नाम आ जाएगा जिसको लेकर के हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती रही है? जिस ढंग से नितिन नवीन अचानक से आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, इसके नाम की चर्चा कहीं दूर दूर तक नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी जो विशालतम सदस्य संख्या वाली पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं। ये मुमकिन है कि 2028 2027 आते आते अगर भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर कोई नए व्यक्ति के चयन की बात होगी, तो कोई नया नाम, अचरज भरा नाम सामने आ जाएगा जिसको इंडोर्स करना पड़ेगा नितिन नवीन जी को। लेकिन एक बात जरूर है कि इसी दरमियान मोहन भागवत जी को भी बदलने की बारी आएगी, क्योंकि मोहन भागवत ने ही इस बात को पहली बार छेड़ा था कि 75 साल के बाद लोगों को सक्रिय राजनीतिक जीवन से अलग हो जाना चाहिए। उनकी उम्र भी 76 हो गई है, तो क्या आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके भी कोई नया सरसंघचालक मिलेगा? जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री के चयन की बात हो रही है, कोई नया नाम की बात हो रही है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।